Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10 के लिए ट्रायंगल्स नाम का जो चैप्टर है उसकी कुछ थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमें ट्रायंगल्स के बारे में कुछ छोटे शॉर्ट वीडियो बना के दिए जाएं, तो आज उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये वाला वीडियो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। वैसे ही यहाँ पर सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में सबसे पहले ये समझ लें कि इसका वर्ड मीनिंग क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी का तो मतलब आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा कि ये जैसे आपके दो ट्रायंगल हैं, एक है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, तो इनकी साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। ये पहली साइड के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरी साइड दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल है, तीसरी साइड तीसरी साइड के इक्वल है, और तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। लेकिन सिमिलरिटी का मतलब तो ये होता है कि उनके केवल एंगल एक जैसे हो, साइड बराबर होना जरूरी नहीं है। यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि बराबर हो सकते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर होंगे ही, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि सिमिलरिटी का मतलब क्या है वो पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि सिमिलरिटी समझने के बाद आप सारे थ्योरम, सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन लगा पाओगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनके केवल एंगल इक्वल हो, साइड बराबर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और बराबर नहीं है तो हम उसको सिमिलर बोलते हैं। जैसे हमारे पासपोर्ट साइज का फोटो, फिर उसका बड़ा फोटो, उसका बड़ा फोटो, वो सारे सिमिलर है, ठीक है ना। तो सारे सिमिलर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर एक जैसे दो फोटो या 3 फोटो या 4 फोटो अगर अपन ले लेते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? उनको कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं और उनको सिमिलर भी बोलते हैं। तो यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम यहां पर यूज की जा रही है, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। देखा जाए तो पूरी सिमिलरिटी की ये मास्टर थ्योरम है। इस पर इसी पर आधारित दूसरी थ्योरम होगी। तो पहले चलिए स्टेटमेंट क्या है वो पहले स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, एक बात ध्यान रखिए, कॉपी पेन साथ में रखें और इसको पॉज करके बीच बीच में दोहराएं तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर क्या कहा है कि इन अ ट्रायंगल, ध्यान रखिए मैं जैसे जैसे वर्ड यूज कर रहा हूं वैसे वैसे डायग्राम भी बनाऊंगा। इन अ ट्रायंगल a line drawn a line drawn parallel to a side of a triangle, जैसे ये लाइन डाली है किसके? ए कोई सी भी साइड ले लो, तो मैंने बी सी साइड के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है। इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डिवाइड इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ अदर टू साइड। इसका मतलब आपको पहले सबसे पहले गिवन क्या है? आपको गिवन है इन अ ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to BC, ये आपको गिवन है। ध्यान रखिए गिवन ही थ्योरम की कंडीशन बनती है, लिमिटेशन बनता है। कभी एमसीक्यू में से क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बीपीटी, तो आपको ये जवाब देना होगा कि कोई सी भी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका बन गया। और अब यहां पर दूसरा आता है आपको टू प्रूव, मतलब आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव ये करना है कि जो इक्वल प्रोपोर्शंस हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, या फिर जरूरी नहीं इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये दोनों का दोनों इक्वल हो, ये रेशो टोटल के रेशो मतलब AD अपॉन AB भी हो सकता है और इधर AE अपॉन AC भी हो सकता है, या फिर दूसरा BD अपॉन AB भी हो सकता है और EC अपॉन AC भी हो सकता है। तीनों भाग में से कोई सा भी आप एक भाग भी अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा गिवन है और ये अपना टू प्रूव है। तीसरा पार्ट थ्योरम का होता है कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी आप थ्योरम करते हैं उसको समझाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है।
अब यहां पर हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि हम यहां पर एक लाइन EF खींच रहे हैं परपेंडिकुलर, जो कि AB पर है, ये AB पर है, ठीक है, और ये EF, और B को ज्वाइन B टू E। ये वैसे इधर का भी पार्ट होगा, पर अब हम अभी ये लाइन छोड़ देते हैं। वैसे कि वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर DG एंड ज्वाइन D टू C हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लाइन को छोड़ देते हैं और डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। एक बात और ध्यान रखना कि मैंने अभी कहा कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर इसका परपेंडिकुलर इधर का परपेंडिकुलर क्या एक ही है? जी हाँ। यहां पर भी पिछले साल मतलब 9th में आप लोगों ने, मतलब पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ साइड, उसके किसी भी एक साइड, सामने की साइड लाइन पर कितनी भी लाइनें ज्वाइन करें, सबसे छोटी लाइन जो होती है, सबसे छोटी लाइन वो परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे छोटी, सबसे बोला है का मतलब एक ही आएगी, और सबसे छोटी लाइन मतलब एक ही परपेंडिकुलर बनेगा। तो एक लाइन पर एक पॉइंट से, एक लाइन पर एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर बनता है, इसीलिए इस लाइन पर, इस लाइन से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो इसका भी परपेंडिकुलर यही बनेगा और इस वाले का भी परपेंडिकुलर यही बनेगा। ये जो थ्योरम थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सर्कल में भी काम आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब अपन प्रूफ बनाते हैं। ध्यान रखिए मैंने यहां 2 लाइन छोड़ दी है, वैसे वैसे ड्रॉ परपेंडिकुलर DG ऑन AC एंड ज्वाइन D टू C। प्रूफ अब अपन यहां पर करते हैं, प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम एरिया लेते हैं। कौन से ट्रेंगल का एरिया, यहां 2 ट्रेंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्रेंगल ADE और एक ट्रेंगल ये वाला जिसपे मैंने लाइनें बना दी है DBE, ठीक है। तो एरिया ADE और एरिया ट्रेंगल कौन सा, DBE। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल तो आप अच्छी तरह जानते हैं, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस कौन सा इस ट्रेंगल का, आपका AD है, और एल्टीट्यूड EF है, और यहां पर भी DBE का बेस जो है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, यहां पर भी 1/2 बेस, बेस क्या है DB और एल्टीट्यूड वही EF रहेगा। ध्यान रखिए ऑब्ट्यूज ट्रेंगल का, या ऑब्ट्यूज ट्रेंगल का परपेंडिकुलर भी बाहर बनेगा, और यहां पर एक्यूट है तो उसको इनसाइड बनेगा, तो परपेंडिकुलर इसका भी वही रहेगा और इसका भी वही रहेगा। मैंने रेफरेंस वाली बात आपको बता दी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ये इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दिया पहले, राइट। अब हम लेते हैं दूसरा पार्ट, वो कंस्ट्रक्शन की जो 2 लाइन छोड़ के रखी थी हमने, वहां पर आपको लिखना है ड्रॉ परपेंडिकुलर DG ऑन AC एंड ज्वाइन D टू C, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, अब हम पहले वाला ट्रेंगल इरेज कर देते हैं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। तो वैसे कि वैसे अपने को करना है, यहां पर भी एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं, AED। वैसे ट्रेंगल जब लिखते समय, बाउंडेड क्लोज बॉडी लिखते समय वर्टाइसिस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, हाँ एंगल लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कौन से एंगल को आप वर्टेक्स में ले रहे हैं। जैसे E ले रहे हैं तो AED या DEA ये लिखना जरूरी है। ट्रायंगल बाउंडेड होता है, उसको अपने को AED लिखो ADE लिखो, एक ही बात है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD 1/2, फिर यहां पर भी वही बात, वही बेस AE और एल्टीट्यूड DG, और यहां पर भी 1/2, और बेस जो ले रहे हैं वो EC और DG, हाफ हाफ कैंसिल, DG कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
ई सी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब खास काम है थ्योरम का, मतलब थ्योरम के पीछे दो जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है और उसको अच्छे से करना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहली बात बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ADE AED ये दोनों एक ही ट्रायंगल है, ये अलग अलग ट्रायंगल नहीं है, तो दोनों का ऑब्वियसली एरिया सेम होगा। तो ये सेम ट्रायंगल है, ये कोई अलग ट्रायंगल नहीं है, केवल इनके नाम लिखे अपन ने अलग, वो भी किताब में तो AED ही लिखा हुआ है, मैंने आपको सुविधा के लिए, ताकि आप उसका एल्टीट्यूड और बेस प्रॉपर ले। तो अदरवाइज मैंने भी आपको इसीलिए कहा है कि ये जो हम क्लोज बाउंड्री या इस प्रकार से ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नाम कैसे भी लिखें, तीनों साइड वर्टाइसेस आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। तो ये ट्रायंगल तो एक ही है। और दूसरा रीजन खास ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अपन सबसे पहले DBE था, तो DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD ये वाला जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया सेम है। अब ये क्यों है? बगैर रीजन के आपकी बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए रीजन तो लिखना बहुत जरूरी है। पर रीजन कौन सा है? जब दो ट्रायंगलों के बीच कैसे भी ट्रायंगल बनाए, बस याद रखना कि ट्रायंगल का बेस एक होना चाहिए, है ना। तो ट्रायंगल ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग कॉमन बेस हैविंग इक्वल एरिया, यानी कि ऐसे ट्रायंगल्स जो किसके बीच में सिचुएटेड हैं? पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड है, चाहे कितने भी बनाओ, लेकिन बेस आपका एक होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना है। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां दो देखिए, ये देखिए यहां पर ये DE है और ये ट्रायंगल ये आपका B वाला है BDE, और ये ट्रायंगल ECD, ये कौन सा CDE, ये वाला ट्रायंगल। तो दोनों का बेस एक है, ये ऊपर वाला है ना, तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो बोथ triangles situated between parallel lines and common base have same area, तो इनका एरिया आपस में समान होता है। तो साहब ये दूसरा रीजन भी आपका क्लियर हो गया। यानी अब कुल मिलाकर के हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। तो कंक्लूजन पर क्या पहुंचे कि जो हमने शुरू में लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, अब ADE की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ AED, क्योंकि दोनों बराबर है सर, है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, और DBE की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ECD, ये लिख सकते हैं ना। और ये हमने सबसे पहले वाली कंडीशन में प्रूव कर लिया था। ये क्या प्रूव किया था हमने? AD अपॉन DB, और इधर वाला AE अपॉन EC। ये इसके बदले में हमने ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहां पर लिखी हुई है AE अपॉन EC। तो ये हमारी पहली कंडीशन प्रूव हो गई। ठीक है, अब हम दूसरे रेशो भी निकाल सकते हैं इसी के जरिए। कैसे? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसमें हम क्या करते हैं? दोनों तरफ एक एक जोड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर का मल्टीपल कर दिया जाता है, बराबर बराबर नंबर का एडिशन कर दिया जाता है, या बराबर बराबर नंबर का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाता है, तो रेशो में कोई चेंज नहीं है। तो +1 दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो +1 दोनों तरफ करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे DB, AD और DB का 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो DB हो जाएगा। यहां पर भी EC, AE
और EC का 1 से इंटू करेंगे तो EC हो जाएगा। तो AD प्लस DB, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा AB हो जाएगा। और AE प्लस EC तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक रेशो आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी के 2 रेशो भी हो जाएंगे। तो ये आपका बीपीटी है, और इसे 2 या 3 बार रिपीट करने से ये अच्छी तरह हो जाता है, और दूसरे क्वेश्चन भी इस थ्योरम की मदद से काफी आसान होने लग जाते हैं। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.